अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मौलवी पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है, जो हालात बन रहे हैं, उसके बारे में आपको आगाह करना है। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो 5 मई से 9 मई जो वीक गुजरा है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन था और उसमें फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो बाइंग विटनेस हुई है वो कंपनीज़ की हुई है। बैंक से जो बाइंग की है वो डेट मार्केट में बाइंग की है और ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बाइंग है वो जेन्युइन वो कंपनीज़ ने की है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें जो बाइंग है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस की है। इसी तरह सेलिंग अगर हम देखें तो सेलिंग सबसे बड़ी जो सेलिंग आई है वो म्यूचुअल फ़ंड की आई है और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की आई है। हालात आप लोग के सामने है, किन चीज़ों के पेश नज़र इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई है आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। ब्रेकआउट इस मुताबिक है। फीपी का अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है वो बैंक्स की सेलिंग की है। सबसे नुमाया जो सेलिंग हुई है वो फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से हुई है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो म्यूचुअल फ़ंड है। म्यूचुअल फ़ंड ने जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में काफ़ी मेजर सेलिंग की है। फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है वो सीमेंट्स के शेयर्स में अच्छी खासी बाइंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो बैंक्स ने जो है और बैंक्स के ही शेयर्स खरीदे हैं, कमर्शियल बैंक्स के शेयर्स खरीदे हैं। म्यूचुअल फ़ंड ने जो है वो सबसे बड़ी जो तीसरे नंबर पे सेलिंग की है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है और कंपनीज़ ने अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है उस पर जो है वो बाइंग की है। तो ये थोड़ा ब्रेकआउट था और सबसे बड़ी जो सेलिंग अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की जानिब से हुई है। इसके बाद जो है हम देखें तो पंजाब बेस्ड जो इंडिविजुअल्स हैं जो बड़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग कर रहे थे जिनकी वजह से तेज़ी विटनेस हो रही थी तो उनकी तरफ से बहुत हैवी सेलिंग विटनेस हुई है। एम जो ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो कशीदा हालात चल रहे हैं इन चीज़ों के पेश नज़र जो इंडेक्स वैल्यूशन है वो इस मुताबिक है। जो डे रेंज बना था फ्राइडे का वो 1,02,420 का नीचे का बना था लो और जो हाई बना है वो 1,07,541 का बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो वीक में जो लो बना है वो 1,01,598 का बना है और जो हाई बना है 1,15,093 का बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,01,598 का लो बना है और 1,19,217 का हाई बना है। तो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं बिगाड़ पैदा हो गया है जो इंडेक्स है उसमें। जो KC 100 का मल्टीपल अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते ये 7 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा था जो अब गिर के 6.59 पे आ चुका है। जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है वो 6.52 का है, यानी मज़ीद मार्केट जो है थोड़ी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें तो जो ट्रेंड जो भी करंट चल रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो ऑफिशियली मार्केट ने दिखा दिया है जिसका सपोर्ट 97,156 का है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आएगी वो 1,10,892 का है। RSI जो है वो 36.45 का है और मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है, यानी जहां मौका मिले सेल करें स्ट्रेंथ पे। ये ट्रेडर हज़रात के लिए है। जो मार्केट का पॉसिबल ट्रेंड बन सकता है वो दोबारा मार्केट उसी साइडवेज पे जा सकती है जो पास्ट 4 महीने से हम देख रहे थे, जिसका सपोर्ट 1,11,308 का है और रेजिस्टेंस 1,18,970 का है। मार्केट के टेक्निकल ग्राफ जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं और अगर हम देखें तो टेक्निकल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और मार्केट को जो है इस वक्त टेक्निकल को ऑनर करना होगा और टेक्निकल को ऑनर करने के बाद जो है मार्केट एक नए लेवल्स पे जा सकती है। तब तक 1,10,800 को आप जो है रेजिस्टेंस समझें, जहाँ ये लेवल है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करें, आपको नीचे चीज़ें मिट जाएंगी। नाज़रीन, जैसे हम देखें कि बरोज़ हफ्ता सुबह हमारी जो पाक अफ़वाज है, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, उन्होंने ऑपरेशन बयान उम्मुर्स का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया और ये हमारे जो कुरान मजीद है, कुरान मुबारक है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल में बताया है कि किस तरह अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो हक़ पे होते हैं और हक़ की खातिर सीसा पिलाई दीवार बनकर जो है दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो सिफारती महाज पे और जो दिफाई महाज पे तो अगर हम देखें तो बहुत कामयाबी हुई है। सिफारती महाज पे भी बहुत कामयाबी हुई है और पाकिस्तान ने जो है वो जो S-400 सिस्टम है जिस पे इंडिया तकब्बुर करता था, इंडिया जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम पे जिसमें रफ़ाइल तैयारे जो उनका ड्रोन सिस्टम था और इसके बाद अगर हम देखें तो S-400 था जिस पे वो बहुत तकब्बुर करता था, तो उसको जो है पाक फ़िज़ाया ने मार गिराया है, पाक फ़िज़ा ने उसको डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया बैकफुट पे आ गया और इंडिया ने जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते हुए US को जो है वो इसमें इंगेज करने की कोशिश की। US को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो
है सालिस का किरदार अदा करे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और CNN ने भी जो है उसकी तस्दीक की है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ने जब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने ISPR ने ये बता दिया था कि हम जगह का और वक्त का तयन हम करेंगे कि हमें किस तरह से इंडिया पर अटैक करना है। और इंडिया जो है इस अटैक के बाद, इस ऑपरेशन के बाद जो है वो इंडिया बैकफुट पर आ गया। और CNN ने इसकी तस्दीक की और कहा कि जो न्यू दिल्ली है वो बैकफुट पे आ गया है और न्यू दिल्ली ने जो अपने रवाबत है वो किए हैं US के साथ। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ट्वीट किया और ऑफिशियल जो US स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान आया कि वो ये आया कि ओवर द पास्ट 48 आवर्स Vice President Vance and I engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Minister Jai Shankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajib Dogal and Asim Malik। तो इनसे जो है रवाबत हुए और इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की बात हुई। और ये चीज़ की पहल की इंडिया ने जब वो S-400 का या इसका जो सिस्टम है वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब जो है दफाई महाज पे अगर हम देखें तो इंडिया बैकफुट पर है और इंडिया को जो असला है वो अब जो है ना फ्रांस प्रोवाइड करेगा ना रशिया प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इतनी जो है हम देखें तो उनके जो मिसाइल सिस्टम है, उनके जो दिफाई प्रोडक्ट्स हैं उस पर बहुत बुरी तरह से डेंट मारा है। जो इंडिया की अफवाज है जो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है और जो सियासत ज़दा है, जो हम देखें तो इंडिया के जो आर्म फोर्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट है इंडियन पॉलिटिशियंस की तरह। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो है अब सिर्फ अमेरिका जो है इनको दिफाई चीज़ें प्रोवाइड करेगा, साजो सामान प्रोवाइड करेगा और अमेरिका इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि आई एम प्लीज टू अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक अब्रॉड सेट ऑन इश्यूज़ एट अ न्यूट्रल साइट। यानी एक न्यूट्रल साइट का तयन किया जाएगा 12 तारीख को। 12 तारीख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने का है और इसमें जो है एक न्यूट्रल साइट का जो है वो डिसाइड होगा और उसमें कश्मीर का इशू डिसाइड होगा कि कश्मीर के साथ क्या करना है और कश्मीर जो है वो आज़ाद हो रहा है कि नहीं हो रहा और इंडिया का इसमें क्या स्टांस होगा और पाकिस्तान का इसमें क्या स्टांस होगा, ये देखना भी बाकी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हिज हाइनेस है प्रिंस रहीम आगा खान, उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को और उसमें जो है वो सालिस होने की पेशकश की है। और उन्होंने जो है वो इस लेटर में ये लिखा है कि इस्माइली इमामत जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है उस पर वो सालिस का किरदार अदा करने के लिए और पाकिस्तान की वकालत करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाने को तैयार हैं। और जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनसे भी जो है वो रवाबत करने को तैयार है। उसकी जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से इजाज़त मांगी जा रही है। आप लोग के साथ थोड़ा पास शेयर कर दूँ कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उनके की फाउंडर जो है वो आगा खान स्वयं हैं और उन्होंने जो है पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के 1958 से लेकर 1960 तक जो कश्मीर डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में, वो आगा खान स्वयं के फर्जंद प्रिंस अली खान जो कि वालिद मोहतरम हैं आगा खान चारम के प्रिंस करीम खान के, तो उन्होंने जो है वो अपने खिदमात अंजाम दिए थे पाकिस्तान के लिए और यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के डिस्प्यूट के लिए। और अब जो है वो जो आगा खान पांचम है वो उन्होंने जो है अपना एक ख्यालात का इजहार किया है और उन्होंने सालिस होने की पेशरफ की है। तो अब जो है वो कश्मीर के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए सैयदजादे भी जो है वो मैदान में उतर आए हैं और ये अब जो है वकालत करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के वो साथ हैं, शुरू से वो साथ हैं और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है जो इस्माइली इमामत है और सैयदजादे हैं मौला अली के जो औलाद हैं उनके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फेडरल बजट आने वाला है इसमें जो सैलरीड क्लास है उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियायत होने वाली है और सैलरीड क्लास के लिए जो अगला बजट है, अपकमिंग बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन होगा और ओवरऑल जो है वो टैक्सेस लगेंगे। और IMF का भी हमने देखा कि चीज़ें हो चुकी हैं। IMF का भी जो है जो पैकेज है वो कंटिन्यू है और कहीं नहीं जा रहा IMF और जो है पाकिस्तान इस मामले में फाइनेंशियल मामले में थोड़ा सेटल है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो बर्डन गिराया जा रहा था हर साल, जो हम देखें तो सैलरीड क्लास पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और जो एलीट क्लास है वो
जो है उस हिसाब से उस जो टैक्स का बर्डन है उसको नहीं ले रही थी। तो अब जो है जो एलीट क्लास है उनमें बर्डन लगना शुरू होगा और सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बिजनेस रिकॉर्डर है उसने वाफ़ी एनर्जी के जो डिटेल्स हैं, जो उसकी अर्निंग आई है, जो उसका रिजल्ट है उसके वो शेयर किए हैं। जो इम्प्रूवमेंट अगर हम देखें तो स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्जिन में, लेकिन जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है, वो 6% से अभी भी डिक्लाइन है रेवेन्यू। तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि इस साल से जो है वो रिकवरी का पैटर्न वाफ़ी के लिए आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं मार्केट के वो उस हिसाब से जो ये जितनी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है उनको जो है अभी टेकन नहीं कर रहा। 12 तारीख जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख को हमें देखना है क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके बाद जो है हम नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे, उसके बाद जो है मार्केट जो नॉर्मल चलती है वो चलेगी। मंथली ग्राफ पे अगर हम वाफ़ी देखें, इसके मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल भी शेयर करूँगा, अभी फिलहाल टेक्निकल शेयर कर रहा हूँ। मंथली ग्राफ पे अगर हम देखें तो वाफ़ी में जो है वो काफ़ी हद तक सप्लाई विटनेस हो रही है और इसका जो सपोर्ट है वो 1,17,068 पर है। इसकी जो बुक वैल्यू 96 रुपये की है, तो 1,17,000 से लेके 100 रुपये का जो लेवल है अगर वहाँ मिले और उस लेवल पे साइडवेज पे चलना शुरू हो तो वहाँ पर जो है आप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ इसको थोड़ा जमा कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपको जो है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, 30 to 40% ये आपको साल का रिटर्न देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PTC भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंट ले रहा है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके जो है हम देख रहे हैं कि इसके लेवल्स जो हैं अभी फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि 14 रुपये पे जो है ये मिल सकता है। तो 14 रुपये पे अगर ये अपने आप को स्टेबल करें और साइडवेज पे जाना शुरू हो तो वहाँ पर जिन लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे लिए हैं ये शेयर्स, वो इस लेवल पर जो है अपने आप को एवरेज कर सकते हैं। वंस अगेन जो हालात चल रहे हैं इसमें ना पैनिक में काम करना है, ना एक्साइटेड होकर काम करना है, बिल्कुल भी तेज़ी में नहीं आना और बिल्कुल भी मंदी में नहीं आना है। सोच समझ के काम करना है, फंडामेंटल्स को देख के काम करना है, लेवल्स देखने हैं कि कहाँ पर आपने जो ऊपर शेयर्स खरीदे हैं उसको कहाँ आप नीचे एवरेज कर सकते हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के डेटा के मुताबिक है WTI क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो $61.02 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $63.91 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $98.55 पर टन चल रहा है। गोल्ड $3324.25 पर आउंस चल रहा है। रबर 171.30 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड पे कोल्ड प्राइस $89 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है दीवान फारूक मोटर की खरी है 11.03% फ्री फ्लोट का। दूसरे नंबर पे हम देखें तो नेटसोल है। तीसरे नंबर पर GHNI है। चौथे नंबर पर TRG है। पाँचवें नंबर पर कॉसम है। छठे नंबर पर TPLP है। सातवें नंबर पर PIA है। आठवें नंबर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन है। 9वें नंबर पर SSDC है। 10वें नंबर पर सिटी फार्मा है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी जो इस वक्त सबसे बड़ा जो भाटा खरा हुआ है, शॉर्ट सेल खरा हुआ है, ब्लैंक सेल है, वो है पेल में, पाक इलेक्ट्रॉन में। फ्री फ्लोट का 1.33% जो है ये भाटा खरा है, ब्लैंक सेल खरा है और इसके स्पॉन्सर ने भी काफ़ी हद तक माल बेचा है, ये सुनने में आ रहा है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो गेल है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एडलिंक है। चौथे नंबर पर GHNI है। पाँचवें नंबर पर पावर है। छठे नंबर पर प्रीमा है। सातवें नंबर पर SSDC है। आठवें नंबर पर नेटसोल है। 9वें नंबर पर PIA है और 10वें नंबर पर साजगार है। नाज़रीन, आप लोग के साथ पैल के भी टेक्निकल शेयर कर दूं। वंस अगेन फंडामेंटल जब हालात अच्छे होंगे, मार्केट जो है अपने आप को अपना जितने भी मंदी है, जितने भी जो करेक्शन है उसको यानी पूरा एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। इसके बाद मैं आप लोग के साथ फंडामेंटल्स भी शेयर करूँगा इन कंपनियों का। लेकिन टेक्निकल पे मंथली ग्राफ पे अगर हम देखें तो जो सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है पाक इलेक्ट्रॉन वो 26.85 पर है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ रखेंगे, जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें तो आपको जो है नीचे चीज़ें मिल जाएंगी। नाज़रीन, MFS का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट है वो हमें रोबोट मान रहा है, वो हमें इंसान नहीं मान रहा और कहा जाए तो यानी बहुत ही बेकार वाहियात जो है इसकी वेबसाइट है जो कि बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से हम जो है वो जो सीसा पिलाई दीवार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कहा है कि जो हक़ पे है वो सीसा पिलाई दीवार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो सीसा पिलाई दीवार दुश्मनों के सामने हुई है और फतह याब हुई है और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।